और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर से तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलो अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है तुम्हारा द सिटाडेल नाम के एक बड़े से बुक से एक्सर्प्ट लिया हुआ है, मतलब द सिटाडेल बुक से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। इसमें एंड्रू मेंशन नाम का एक व्यक्ति है जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास होकर आया है और डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ एज ए असिस्टेंट अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है ब्लेनली के एक छोटे से वेल्स माइनिंग टाउन में। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ एक निराशापूर्वक शाम बिताकर आता है तो उसकी भेंट जॉ मॉर्गन से होती है। जॉ मॉर्गन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी को 20 साल हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी को अभी तक बच्चा नहीं हुआ है और अब आखिरकार उसका पहला बच्चा होने वाला है। तो जब एंड्रू अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके आता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है? जॉ मॉर्गन से। एक बात और बता दूं, जो जॉ मॉर्गन है उसका माइनिंग का काम है और ये ब्लेनली जो है यूके में एक छोटा सा शहर है, या यूं कह सकते हो कि पूरा का पूरा माइनिंग टाउन है। यहाँ पर ज्यादातर माइनिंग का ही काम होता है। आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रू ब्रायन ग्रोवर पहुंचा। ब्रायन ग्रोवर जो है वो एंड्रू के अपार्टमेंट का नाम है और वो रात के 12 बजे यानी कि आधी रात में पहुंचता है वहां पर। उसने जॉ मॉर्गन को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया, जो छोटे छोटे कदम से सीढ़ी पर ऊपर नीचे कर रहा था, जो कि सर्जरी रूम और घर के एंट्रेंस के बीच में था। वो सीढ़ी जहां जॉ ऊपर नीचे कर रहा है वो सर्जरी और घर के एंट्रेंस के बीच में है। एंड्रू को देखकर जॉ के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। डॉक्टर, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मैं 1 घंटे से यहाँ ऊपर नीचे कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारी जरूरत है। दरअसल उसे समय से पहले बच्चा होने वाला है। एंड्रू को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड से हुई लड़ाई याद आ गई, क्योंकि यार वो अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ के आया है। हो सकता है उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया हो या कुछ हो गया होगा सीन। काफी उदास और डिप्रेस है एंड्रू, लेकिन फिर भी वो मॉर्गन को वेट करने के लिए बोलता है और वो घर के अंदर अपना बैग लेने चला गया। फिर वो दोनों गली नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए चल दिए। ये जॉ मॉर्गन के घर का एड्रेस है, नंबर 12 ब्लेना टेरेस। आमतौर पे एंड्रू सचेत रहता है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा सुस्त दिख रहा है। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि उस रात मिली हुई ये कॉल असाधारण बन जाएगी और उसके संपूर्ण भविष्य को प्रभावित कर देगी। दोनों व्यक्ति चुपचाप चल रहे थे और 12 नंबर दरवाजे पे पहुंच गए। फिर जॉ वहीं पर रुक गया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे अपनी बीवी का दर्द नहीं देखा जाएगा, पर मैं जानता हूँ तुम सब सही कर दोगे। अंदर एक सीढ़ी थी जो एक छोटे बेडरूम की तरफ जा रही थी। कमरा साफ सुथरा था, पर उसकी इंटीरियर इतनी अच्छी नहीं थी। केवल एक तेल का लैंप वहाँ जल रहा था। यहाँ मिसेज मॉर्गन की माँ एक लंबी सफेद केस वाली 70 वर्ष की महिला थी और एक बड़ी उम्र की दाई अम्मा मरीज के बगल में प्रतीक्षा कर रही थी। मिडवाइफ एक तरह की नर्स होती है जो बच्चा वगैरह पैदा होता है उसमें हेल्प करती है, जैसे दाई वगैरह होती है ना, वैसा ही। तो उन दोनों ने ही एंड्रू के चेहरे के भाव देखे। मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ डॉक्टर। कुछ समय बाद वो वृद्ध महिला बोलती है, यानी कि मिसेज मॉर्गन की माँ बोलती है। एंड्रू हल्का मुस्कुराता है क्योंकि उसने देखा कि वृद्ध महिला, जिसको अनुभव का ज्ञान था, वो समझ गई थी कि अभी बच्चा होने में समय है और उसे इस बात का डर था कि कहीं डॉक्टर ये केस छोड़ के चले न जाएं या ये बोल दे कि मैं कुछ समय बाद आता हूँ। इसीलिए उसने बोला कि मैं 1 कप चाय बना के लाती हूँ डॉक्टर। घबराओ मत माँ जी, मैं नहीं भागूंगा। नीचे किचन में उसने चाय पी जो महिला ने उसे बनाकर दी। थका हुआ तो वो था ही, पर वो ये भी जानता था कि यदि मैं अगर घर गया तो मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाऊंगा और उसको ये भी पता था कि इस केस को पूरी देखभाल की जरूरत है। फिर एक विचित्र आलस ने उसे घेर लिया। उसने सोच लिया कि वो केस को निपटाने तक वहीं पर बना रहेगा। 1 घंटे के बाद वो ऊपर गया। उसने केस की प्रोग्रेस देखी कि अभी बच्चा होने वाला है या नहीं, और फिर नीचे लौटकर आ गया और रसोई के आग के पास बैठ गया। सब कुछ शांतिपूर्वक था, केवल अंगीठी की आग और दीवार पर लटकी हुई घड़ी की कुछ आवाजें। नहीं, एक आवाज और थी, मॉर्गन के पैरों की आवाज, जब वो बाहर सड़क पर आगे पीछे घूम रहा था। सामने बैठी वृद्ध महिला ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वो एकदम शांति से बैठी हुई थी और उसकी आंखें विचित्र प्रकार से सजीव थी और वो बस मुझे घूरी जा रही थी और उसकी नजर मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। मतलब वो मुझे ही देख रही थी कि सब ठीक होगा या नहीं होगा, ये डॉक्टर सब संभाल तो लेगा ना। डॉक्टर के विचार भारी तथा गड़बड़ी वाले थे। जो घटना उसने कार्डिफ स्टेशन पे देखी थी वो अभी भी बुरी तरह से उसे सहला रही थी, मतलब परेशान कर रही थी। अब कार्डिफ स्टेशन पे उन्होंने क्या देखा वो सुनो। उसे ब्रामवेल का ध्यान आया, जो मूर्ख जैसी एक महिला का दीवाना था और महिला ने उसे गंदे तरीके से धोखा दिया था। फिर उसे डॉक्टर एंड्रू पेज की याद आ गई, जो ब्लडवेन जैसी करक्शा महिला से बंधा हुआ था। डैनी, जो अपनी पत्नी से अलग जीवन दुखी बिता रहा था। उसकी बुद्धियों ने उसे बताया कि ये सारे विवाह असफल रहे। यह निष्कर्ष उसके वर्तमान स्थिति में ठेस लगा रहा था और चौंका रहा था कि बेटा शादी विधि से दूर रहो, बहुत टेंशन का काम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रू का अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी को लेकर झगड़ा हो गया है,
इसीलिए तो वो ये सब चीज को सोच के परेशान है कि जब इन सब की शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरी शादी कैसे सक्सेसफुल होगी। एंड्रयू चाहता था कि वो विवाह को आनंददायक समझे और क्रिस्टीन को देखकर ही उसे वो आनंद मिलता था। उसकी चमकती आंखें उसे यही निष्कर्ष लाने पर विवश कर रही थी। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था उसके दिमाग और दिल के बीच, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूज हो रहा था कि शादी करनी अच्छी बात है या नहीं। मैं जिन जिन को जानता हूँ उनकी शादी असफल रही तो मेरी सही रहेगी या नहीं रहेगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उसने अपनी ठुड्डी छाती पर टिका दी, अपनी टांगे फैला ली और विचार मग्न होकर आग को देखता रहा। वो इतने समय तक इस स्थिति में बना रहा और उसके विचार में क्रिस्टीन ऐसी छाई रही कि जब वृद्ध महिला ने अचानक उसे पुकारा तो वो चौंक गया। उसका चिंतन दूसरी दिशा में चल रहा था। सुसन ने बोला था कि उसे बेहोशी की दवा ना सुंघाई जाए यदि उससे बच्चे को कोई हानि पहुंचने का भय है तो डॉक्टर। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अचानक आए विचार से चमक आ गई। उसने मंद स्वर में कहा, हम सभी ऐसे ही हैं, बच्चे को लेके काफी भावुक हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म कोई नुकसान नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से नर्स की आवाज आई, वो बुला रही थी। एंड्रयू ने घड़ी देखा, अब 3:30 बज रहे थे। वो उठा और बेडरूम में गया। उसने देखा कि अब वो काम शुरू कर सकता है। 1 घंटा बीत गया, लंबा कठोर संघर्ष था। फिर जब सुबह की पहली प्रभा पर्दे के किनारे से अंदर आई तो बच्चे ने जन्म ले लिया, पर वो निर्जीव था, यानी कि मरा हुआ जन्म लिया था। जब उसने निर्जीव आकृति को देखा तो उसके शरीर में भय की कपकपी होने लगी। ये फल होगा उसके सारे वादों का। उसका चेहरा जो इतनी मेहनत के कारण गर्म हो गया था सहज ठंडा पड़ गया। वो अनिश्चय की स्थिति में आ गया। एक और तो बच्चे को सांस देकर जीवित करने की इच्छा और दूसरी ओर माँ के प्रति उसका कर्तव्य, जो स्वयं भी नाजुक स्थिति में थी। आखिरकार वो बचाए तो बचाए किसको, माँ को या 20 साल बाद जन्म लेने वाले उस बच्चे को। उसकी दुविधा इतनी तीव्र थी कि उसने इसे हल करने का विचार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से बिना सोचे समझे उसने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया और अपना ध्यान सुसन मॉर्गन की ओर लाया, जो अब बेहोश सी हो गई थी। उसकी नब्ज लगभग खो गई थी और वो बेहोशी की दवा के असर में करवट लेकर लेटी थी। उसके पास समय की कमी थी। उसे तो माँ की गिरती हुई स्थिति को संभालना अति आवश्यक था। उसने एक शीशी झट से तोड़ा और उसको इंजेक्शन दे दिया। फिर उसने इंजेक्शन फेंकी और नाजुक सुसन को होश में लाने में लग गया। कुछ मिनटों के अनथक प्रयास से सुसन का दिल कुछ मजबूत हो गया। डॉक्टर ने देखा कि अब वो माँ को कुछ देर के लिए छोड़ सकता है। वो घूमा। उसने कमीज पहन रखी थी। उसके बाल भींगी भावों पे चिपके हुए थे। बच्चा कहाँ है? दाई भयभीत हो गई। उसने तो बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया था। क्षण भर में एंड्रयू झुका। उसने पलंग के नीचे पड़े गंदे अखबारों में बच्चे को खोजा और उसे बाहर निकाल लिया। लड़का था, बिल्कुल सही बनावट थी। शिथिल गर्म शरीर सफेद तथा चर्बी की तरह मुलायम हो गया था। नायल जिसे जल्दी से काट दिया गया था टूटे तने की भांति पड़ी थी। बच्चे की त्वचा चिकनी और कोमल थी। उसका सर उसकी पतली गर्दन को झुला रहा था। हाथ पैर में जैसे हड्डी ही नहीं थी। एंड्रयू ने बच्चे को गौर से देखा। उसके शरीर की सफेद का एक ही अर्थ था कि उसकी सांस टूट गई थी। उसके तनावग्रस्त दिमाग में एक केस का ध्यान आया जिसे उसे सबमाइटर में देखा था तथा जो उपचार उसके प्रयोग में लाया गया था उसको भी याद किया और तुरंत खड़ा हो गया। कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी लेके आओ और तसला भी, जल्दी करो। उसने नर्स को ऐसा बोला। पर डॉक्टर, वो मरा हुआ। वो हकलाई। उसकी आंखें बच्चे के पीले विवरण शरीर पर टिकी थी। जल्दी करो। एक कंबल पे उसने बच्चे को लिटा दिया और मुंह से सांस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तसले आ गए, लोहे की केतली आ गई, गर्म पानी आ गया, ठंडा पानी आ गया। फिर तेज गति से डॉक्टर ने ठंडा पानी एक तसले में डाला और दूसरे में गर्म पानी डाला, जितना कि हाथ सहले। मतलब पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं था, सुसुम था। फिर किसी सनकी जादूगर के भांति उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में तो कभी गर्म पानी में डालना शुरू कर दिया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में, फिर भाप उठते गर्म जल में। 15 मिनट गुजर गए। पसीना अब एंड्रयू की आंखों के अंदर आ रहा था। वो देख नहीं पा रहा था। उसकी कमीज की एक बाह नीचे लटक रही थी। उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। उसकी सांस हांफते हुए आ जा रही थी, पर बच्चे के ढीले शरीर में कोई सांस आ जा नहीं रही थी। वो उस बच्चे को जिंदा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। कभी गर्म पानी में डालता है तो कभी ठंडे पानी में डालता है, फिर गर्म पानी में डालता है, फिर ठंडे पानी में डालता है, लेकिन फिर भी बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर के मन में पराजय की भावना जोर मार रही थी। निराशा फैल रही थी और इधर उस दाई की निगाहें बस डॉक्टर के ऊपर ही थी। वो ये सारा खेल दीवार में सटी हुई देख रही थी। उसका हाथ उसके गले पर था और वो कुछ नहीं बोल रही थी, पर आंखों से आग निकल रही थी। और वो वृद्ध महिला भी वहीं पर थी। डॉक्टर को याद आया कि वो वृद्ध महिला किसी प्रकार से अपने नाती की कामना कर रही थी, उतनी ही तीव्रता से जितना कि उसकी बेटी इस बच्चे के लिए बेचैन थी। सब कुछ धूल में मिल गया, व्यर्थ हो गया, लाइलाज हो गया। फर्श पर चीजें उलट पुलट कर बिखरी हुई थी। एक तौलिए के ऊपर लड़खड़ाते हुए एंड्रयू ने लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था। बच्चा जो उसके हाथ में अब गीला और फिसलन वाला हो गया था, जैसे कोई विचित्र सफेद मछली हो। परमात्मा के लिए छोड़ दीजिए डॉक्टर, ये तो मृत ही जन्म लिया था, दाई दबी आवाज में बोलती है। एंड्रयू ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
पराजित, निराश और आधे घंटे से व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए डॉक्टर अभी भी अंतिम प्रयास कर रहा था। उसने बच्चे को खुरदुरी तौलिए से रगड़ कर पोंछा, उसकी छाती को अपने दोनों हाथ से दबाया और उसे ऊपर उठा दिया। उस बेजान परे शरीर में सांस वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किया और तभी एक चमत्कार हुआ। वो छोटी सी छाती जिसको उसने अपने हाथ में लिया हुआ था, उसमें एक धड़कन आ गई। एंड्रयू को चक्कर आ गया। जीवन का एहसास जो उसकी उंगलियों के नीचे हो रहा था। इतने प्रयास के बाद वो इतना सुंदर था कि उसे मूर्छा आ गई, मतलब उसे चक्कर आने लगा, क्योंकि यार वो लगभग आधे घंटे से लगातार प्रयास कर रहा था कि कैसे भी इस बच्चे को जिंदा कर दे। और जब उस बच्चे के अंदर सांस आ गई, उसकी दिल की धड़कनें धड़कने लगी, तो वो इतना सुंदर था कि उस डॉक्टर को जीवन का एहसास हो गया और आखिरकार उसने चैन की सांस ली। उसने अपने प्रयास को तेजी से शुरू कर दिया। बच्चा अब हांफने लगा था। थूक का एक बुलबुला उसके नाक से आया, एक खुशी भरा चमकदार बुलबुला। ऐसा लग रहा था कि उसके अंग अंग में हड्डियां वापस आ गई है। उसका सर अब बेजान होकर नहीं लटक रहा था। सफेद पड़ी त्वचा अब गुलाबी हो रही थी। और फिर बच्चे ने चीख मारी, हे परमात्मा, ये तो जीवित हो गया। नर्स ऐसा बोलते हुए रोने लगी। एंड्रयू ने बच्चे को नर्स को दे दिया। उसे कमजोरी लग रही थी। उसके चारों ओर कमरा सामान से बिखरा पड़ा था। कंबल, तौलिए, तसले, गंदे औजार, सिरिंज जिसकी नोक निकली हुई थी, घड़ा लुढ़का हुआ था, केतली में पानी लुढ़की पड़ी थी। बिस्तर पे माँ बेहोशी की दवा के असर से बाहर निकल रही थी। वृद्ध महिला अभी भी दीवार में पीठ लगाए खड़ी थी, पर उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसके होठ बिना स्वर से हिल रहे थे। वो परमात्मा को याद कर रही थी। अंत में एंड्रयू ने अपनी कमीज की बाजू खोल दी और कोट पहन ली। मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। वो सीढ़ी से नीचे उतर गया और किचन के बीच से पानी पीने वाले जगह पर गया। उसके होठ सूख गए थे, इसीलिए उसने पानी पिया। उसने अपना हैट और कोट उठाया और बाहर निकल गया। बाहर उसने जॉ को फुटपाथ पर तनावग्रस्त और उत्सुक चेहरे के साथ खड़ा पाया। सब ठीक हो गया है जॉ, वो भारी स्वर में बोला। दोनों ठीक है। अब प्रकाश फैल गया था। लगभग 5 बज रहे थे। कुछ माइनर्स सड़क पर आ चुके थे। नाइट की पहली शिफ्ट के वो लोग बाहर निकल रहे थे और एंड्रयू भी उनके साथ चला, थका और मंद गति से। उसके पैरों की आवाज अन्य लोगों की चलने के साथ साथ गूंज रही थी। वो सोच रहा था उसने ब्लेनली में जो कुछ भी पहले किया है वो सब भूल चूक था। मैंने कुछ तो किया है परमात्मा, मैंने अंततः कुछ वास्तविक काम कर लिया। मतलब आज तक जो कुछ भी किया वो सब भूल चूक थी, लेकिन अंत तक मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया है। अपने गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई होने के बाद वो इतने स्ट्रेस में थे, इतने तनाव में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। वैसी परिस्थिति में होने के बावजूद उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को जीवित किया और साथ ही साथ उसकी माँ को बचा लिया। पूरे परिवार की खुशियां लौटा दी, क्योंकि जॉ मॉर्गन के घर में 20 साल बाद कोई बच्चा आया था। जरा सोचो, आज अगर वो बच्चा मर गया होता तो उस परिवार पे क्या बीतती। खैर, ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पे खत्म हो गया है। इसका एमसीक्यू देना है तो हमारे एप्लीकेशन आरके क्लाइंस को डाउनलोड कर लो और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुमको वहीं पर मिलेगा। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करो। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।